मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। मैं आपके साथ आज बात करूंगा शाफ्ट के टॉलरेंस को कैलकुलेट करने के टॉपिक पे। और इस सारी एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि आप अपनी शाफ्ट का ऐसा टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो एक्चुअली उस शाफ्ट की ऊपर लगने वाले बेरिंग की लाइफ बढ़ा सके। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर हम देखें तो क्राइटेरिया हम कैसे सेट करते हैं। अगर हम पहली पिक्चर को टॉप लेफ्ट पे देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि डीप ग्रूव बॉल बेरिंग यहाँ इस्तेमाल किया गया और सिलैंडरिकल रोलर बेरिंग इस्तेमाल किया गया। डीप ग्रूव बॉल बेरिंग यहाँ पे और यहाँ दोनों तरफ लॉक कर दिया गया, और यहाँ पे जो सिलैंडरिकल रोलर बेरिंग है उसको भी लॉक कर दिया गया है। थर्मल एक्सपेंशन कहाँ अकोमोडेट हो रही है एक्चुअली यहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट के थ्रू। जो इनर रिंग है सिलेंडरिकल रोलर बेरिंग पे कि उसके ऊपर वो बेरिंग के अंदर ही मूव करके थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट करने में हेल्प कर रही है। सो इसी तरह से यहाँ देखें, अगर आप सेकंड पिक्चर में, तो यहाँ पे आप ये सेकंड पिक्चर में इस पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको दो बेरिंग नजर आ रहे हैं। पहला बेरिंग है 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग और दूसरा बेरिंग है सिलेंडरिकल रोलर बेरिंग। सो सिलेंडरिकल रोलर बेरिंग और 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग आपस में मिल के पूरे सिस्टम को यहाँ लॉक कर रहे हैं, जबकि ये जो दूसरी तरफ नॉन ड्राइव एंड पे जो बेरिंग है सिलेंडरिकल रोलर बेरिंग, इसके इनर रिंग जो है वो बेरिंग के अंदर शाफ्ट के साथ टू एंड फ्रो मूवमेंट को अकोमोडेट करते हुए थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट कर रही है। द सेम वे स्फेरिकल रोलर बेरिंग तीसरी पिक्चर में आप देखें तो ये भी लॉक है, और कार बेरिंग कॉम्पैक्ट लाइनिंग रोलर बेरिंग भी लॉक है, जबकि कार बेरिंग की इनर रिंग के ऊपर कॉलर्स ना होने की वजह से ये थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट करने में हेल्प कर रहा है। लास्ट पिक्चर में देखें, टेपर्ड रोलर बेरिंग फेस टू फेस लगाए हुए हैं हमने, और सिलेंडरिकल रोलर बेरिंग नॉन ड्राइव एंड पे है जिसके अंदर ये लॉकिंग मैकेनिज्म बना रहे हैं दोनों मिलके, और ये जो लास्ट बेरिंग है ये थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को जहन में रखते हुए मशीन डिजाइनर अपनी मशीन को डिजाइन करता है ताकि उसके अंदर मौजूद तमाम पार्ट्स जिन्होंने रोटेशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करना है वो मैक्सिमम लाइफ आपको दे सके। सो एक एग्जांपल हम देखते हैं। 6208 बेरिंग है और ये मोटर में इस्तेमाल करते हैं हम। रेडियल बेरिंग है सिलेंड्रिकल बोर के साथ, इसकी इनर रिंग रोटेट कर रही है और इनर डायमीटर इसका 40 है और आउटर डायमीटर इसका 80 है। अब इस बेरिंग के लिए हम इसकी शाफ्ट का और हाउसिंग का टॉलरेंस कैलकुलेट करेंगे अगले 25 मिनट में, और फिर हम देखते हैं कि वो कैलकुलेशन कैसे होती है। मैं यहाँ पे आपके सामने खुद से 6208 लिख रहा हूँ और आपसे सवाल पूछता हूँ, जवाब मैं खुद ही दे दूंगा उसका, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हम आपस में बात कर सके। 8/5 इसका बोर्ड साइज आता है, 40 मिलीमीटर नॉमिनल साइज। हम इसको अगर डिटेल में देखें तो ये बनेगा 40.000 या 39.988, यानी कि 0 और -12 की टॉलरेंस इसमें आईएसओ ने दी हमें अगर हम बेरिंग मैन्युफैक्चरर हैं। द सेम वे अगर आप इसकी शाफ्ट बनाएंगे तो इसकी शाफ्ट का साइज आएगा 40.002 एंड 40.013 मिलीमीटर। दैट मीन्स 2 से 13 माइक्रोन के दरमियान आप इसकी शाफ्ट की टॉलरेंस लिमिट्स सेट कर सकते हैं। तो लिमिट्स आपने जो सेट करनी है वो आपकी हो गई 2 से 13 माइक्रोन के दरमियान शाफ्ट के लिए, और बेरिंग के लिए 0 से -12। अगर हम एक लाइन यहाँ लगा दें, ऊपर जाएंगे प्लस है, नीचे जाए माइनस है, ये 0 है। तो हमने बेरिंग बनाया, लेट सपोज पूरा 0 0, आपने शाफ्ट बना दी +2 की, तो ये +2। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 माइक्रोन, जिसको हम लिखेंगे 0.002 मिलीमीटर। अगर हमने बेरिंग बनाया अगर हमने बेरिंग बनाया -12 का और आपने शाफ्ट बनाई +13 की, तो ये होगा -12 +13। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, ये आएगा 0.025 मिलीमीटर।
25 माइक्रोन। तो इसका मतलब कि 2 माइक्रोन से 25 माइक्रोन के दरमियान हमारे पास जो लिमिट्स आ गई, दो किसकी, इंटरफेरेंस की। किसकी बुनियाद पे आई ये लिमिट्स? ये टॉलरेंस की बुनियाद पे आई। टॉलरेंस क्या है? 40.00 पे 39.988, 0 से -12 की टॉलरेंस जो है हमें आईएसओ ने बता दिया कि बेरिंग मैन्युफैक्चरर्स को अगर स्टैंडर्ड क्लियरेंस टॉलरेंस क्लास का बेरिंग बनाएंगे तो उन्हें ये फॉलो करनी है। अगर नया पैकेट से बेरिंग निकाला और उसके अंदर फॉल नहीं करता, आप उठा के वापस करें, इस्तेमाल ना करें, वो आपकी शाफ्ट तोड़ देगा, मशीन को नुकसान देगा, बेरिंग की लाइफ नहीं मिलेगी। और अगर आपकी शाफ्ट जो है वो 002 और 0.013 मिलीमीटर प्लस में नहीं है 40 पे, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप हमारा बेरिंग अपनी शाफ्ट के ऊपर लगाएं, क्योंकि आपकी शाफ्ट की वजह से हमारा बेरिंग या कोई भी बेरिंग जो इसमें इस्तेमाल हो रहा होगा वो खराब हो जाएगा, लाइफ नहीं देगा, टूट जाएगा। तो इस सारी कैलकुलेशन को मैंने कहाँ से सीखा और आप कैसे सीख सकते हैं, ये तो बात अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे की। ये चार्ट दिया होता है हमारे तमाम बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कैटलॉग के अंदर। आप इसको गौर से देखें तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फिट्स फॉर सॉलिड स्टील शाफ्ट, जिसमें कंडीशंस दी हुई हैं। और कंडीशंस में हमने जो पहली कंडीशन देखी वो है नॉर्मल टू हैवी लोड, जिसके अगेंस्ट हमने मोटर को फाइंड आउट किया तो पता चला ये इलेक्ट्रिक मोटर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए नॉर्मल टू हैवी लोड की कंडीशंस के अंदर हमारा बेरिंग है बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग के नीचे हमने उसका बोर साइज चेक किया जो कि 40 है। 40 फॉल करता है 17 से लेके 100 के दरमियान, 17 से लेके 100 के दरमियान यहाँ पे। इसके आगे जाके आप अगर देखेंगे एंड पे तो दी होती है टॉलरेंस क्लास, जो कि हमने फाइंड आउट की K5। यहां गौर कीजिएगा के स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल लेटर्स में K5 लिखा हुआ है। K5 जब हमने फाइंड आउट इस पेज से कर ली, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहां देखेंगे K5 जो है वो आप देखें जीरो की लाइन से ऊपर जाके शुरू हो रही है। इसका मतलब कि जीरो से ऊपर, हमने पीछे वाले पेज पे जब मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखा 0.002, दैट मीन्स के 2 माइक्रोन जीरो से प्लस में है। अब यहां से कैलकुलेट नहीं हो रहा है लेकिन आइडिया हो रहा है इस जगह से हमें। अब हम, और आप एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे डिजिट्स जो है अल्फाबेट्स, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में है। ये शाफ्ट की बात हो रही है। जब हाउसिंग की बात होगी तो इस सारे के सारे अल्फाबेट्स कैपिटल होंगे। किसी ड्राइंग में कहीं पे भी अगर आपने अगर कैपिटल वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए देखेंगे तो उसका मतलब वो हाउसिंग के टॉलरेंस की बात हो रही है, और अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो शाफ्ट के टॉलरेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम उस चार्ट में जहां पे ये डायमेंशनल वैल्यूज दी हुई होती। तो हमने देखा K5 हमने पिछले चार्ट में फाइंड आउट किया। K5 के अगेंस्ट हमारे बेरिंग का बोर है 40, जो कि 30 से 50 के दरमियान फॉल करता है। 30 से 50 के दरमियान अगर हम इस लाइन को पकड़ लें तो आप देखें यहाँ 0 से -12 का साइज भी दिया हुआ है, जो मैंने लिखा था 40.000 और 39.988। इसका मतलब है 0 से -12 के दरमियान बेरिंग का टॉलरेंस होगा, ये लिखा हुआ है बेरिंग। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मैंने बेरिंग का साइज कहां से देखा। जब भी आप कोई बेरिंग चेक करेंगे कि उसका टॉलरेंस, उसकी शाफ्ट का टॉलरेंस क्या होगा, तो आप इस चार्ट को उसकी टॉलरेंस क्लास के अगेंस्ट जाके देखेंगे और उसके अगेंस्ट बोर साइज के अगेंस्ट बेरिंग का और देन शाफ्ट का साइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये अब शाफ्ट का साइज क्या दिया गया, +13 से +2, दैट मीन्स 40.002 और 40.013 मिलीमीटर। ये साइज भी हमें यहां से मिल गया। अगर हम इस साइज को लिखना चाहें ड्राइंग में, ईमेल में या किसी डॉक्यूमेंट में, तो हम ऐसे लिखेंगे 0.013, दैट मीन्स 40.013 अपर लिमिट हमारी आ गई, और 40 हमारा नॉमिनल बोर्ड साइज है, तो इससे कैसे लिखेंगे लोअर लिमिट 0.002, जो कि बनेगा 40.002। तो हमारी दो वैल्यूज यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये और ये किसकी है? ये डेविएशन ऑफ शाफ्ट डायमीटर एंड रिजल्टेंट फिट। शाफ्ट
ये शाफ्ट की डेविएशन है कि शाफ्ट के साइज में कितना डेविएट कर सकते हो आप, प्लस माइनस कर सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो। ये कौन बता रहा है? ये हमें आईएसओ बता रहा है इस चार्ट में, ये पिछले चार्ट के अंदर। यहाँ पे हमें आईएसओ ने बता दिया, जो आईएसओ के स्टैंडर्ड को सिस्टमेटिक पेज के अंदर एक फॉर्मेट में डाल के बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपनी अपनी कैटलॉग में पब्लिश कर दिया। और आईएसओ का स्टैंडर्ड मॉड्यूल भी आप अगर डाउनलोड कर सके, उसमें भी आपको यही डायमेंशंस मिलेंगी। तो 40.02, 40.002 एंड 40.013, ये दो वैल्यूज हमने यहां से निकाल ली, ये दो वैल्यूज शाफ्ट के लिए। द सेम वे हम नेक्स्ट अगर उसी कैटलॉग में देखेंगे तो हम देखेंगे कि फिट्स फॉर नॉन स्प्लिट कास्ट आयरन हाउसिंग्स, फिट्स फॉर नॉन स्प्लिट कास्ट आयरन हाउसिंग्स। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आप आ जाए तो हम नॉर्मल टू हैवी लोड के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप्स के अगेंस्ट के कैपिटल में 7 लिखा हुआ है। ये क्या आ गया हमारे पास? K7 जो है वो हाउसिंग की टॉलरेंस क्लास आ गई, ये है टॉलरेंस क्लास। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। नंबर वन, हमने देखा कि हाउसिंग के नॉन स्प्लिट कास्ट आयरन एंड स्टील हाउसिंग के लिए हमने चार्ट ढूंढा जिसमें हमने नॉर्मल टू हैवी लोड का कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर को फाइंड आउट किया और हमने K7 को फाइंड आउट कर दिया। तो ये K7 लेके हम नेक्स्ट चार्ट पे चलेंगे जो कि लिखा हुआ है हाउसिंग फिट्स एंड टॉलरेंस। इसके अगेंस्ट हम देखेंगे K7। तो K7 जो है उसके अगेंस्ट हमने क्या करना है? बेरिंग का आउटर डायामीटर, आउटर डायामीटर कितना है? 80, 80 इंक्लूडेड है इसके अंदर, यहां ओवर है, ठीक है, ओवर। ओ इसका मतलब 50 टू 80 के अंदर 80 इंक्लूडेड है। इसके अगेंस्ट देखें तो आपको बेरिंग के आउटर डायमीटर की टॉलरेंस क्लास भी मिल गई जो कि है 0 से -13, और बेरिंग के साथ साथ हाउसिंग की जो टॉलरेंस क्लास आपको मिली वो है +9 टू -21। यहाँ एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज वापस जाके शाफ्ट के चार्ट के ऊपर यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आप देखें तीन फिगर्स दी हुई हैं। एक है 2 से 13, एक है -2 से -25 और -5 से -22। मैं यहाँ वापस अपने चार्ट पे आता हूँ। हमारे पास मिनिमम साइज क्या आया? 2 माइक्रोन, मैक्सिमम क्या आया? 25 माइक्रोन। ये थ्योरेटिकल इंटरफेरेंस है हमारा, 2 से 25 माइक्रोन थ्योरेटिकल इंटरफेरेंस है। ठीक है, कैसे? ये वैल्यूज को जमा मंफी करके। आईएसओ कहता है कि आप 2 से 25 पे ना जाओ, 2 को 5 कर लो, 25 को 22 कर लो। थोड़ा सा आप अपनी अपनी रेंज में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। तो 5 से 25 माइक्रोन का इंटरफेरेंस अगर आप क्रिएट करते हो तो ये बेस्ट इंटरफेरेंस है। ठीक है, इसी तरह हम ये हाउसिंग के चार्ट में आए तो उसने कहा 9 से 21 माइक्रोन, 9 से 21 माइक्रोन। यहाँ पे 9 टू -21 माइक्रोन जो है ये हमारा थ्योरेटिकल इंटरफेरेंस है। कैसे? अगर हमारे पास मैं इसको करता हूं दोबारा, अगर हमारे पास ये 9 माइक्रोन और -13 माइक्रोन को प्लस माइनस करें तो 22 माइक्रोन आता है। और अगर आप 21 माइक्रोन को 0 में माइनस प्लस करें तो ये 21 माइक्रोन आता है माइनस में। तो आईएसओ कहता है नहीं, आप 22 को 17 कर लो और 21 को 16 कर लो। तो इसका मतलब -16 +17 के दरमियान अगर आप अपना इंटरफेरेंस रखोगे जिसकी मीन वैल्यू +1 आएगी, 1 माइक्रोन का इंटरफेरेंस भी अगर आप यहां दे देते हो तो बहुत है। 1 माइक्रोन का इंटरफेरेंस भी यहाँ पे काफी है। तो ये कैलकुलेशन को कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 80 अगर हमारा नॉमिनल डायमीटर है तो 80.009, 79.979, इस तरह से आप इसको लिखेंगे और इसको समझेंगे। ये डायमेंशंस मिलीमीटर्स के अंदर है। तो ये हमारा तरीकाकार है इसको मेजर करने का, कैलकुलेट करने का। अगर आप अभी नहीं भी सवाल पूछना चाहते
तो आप बाद में भी मुझे hello@खुर्रमशहजाद.com पे आप ईमेल करके या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप आइडिया ट्रेनिंग के ईमेल एड्रेस पे info@ideatrainings.com पे भी जाके सवाल पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे, ये तमाम वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बना के आ सकते हैं। इसके अंदर ये जो आप आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है, ये भी वीडियो इस पे अवेलेबल है। तो अच्छा, यहाँ पे तीन चार चीजें मैं ऐड कर देता हूँ। जैसा कि अगर हम अपने वापस इसी पेज पे आ जाए, यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर आपकी शाफ्ट का साइज होना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 40.007, ठीक है, ये आपकी जीरो की लाइन है और इसमें प्लस ऊपर है, नीचे माइनस है, ये जीरो। और आपके टर्नर ने कहा कि ये 40.000 है, ठीक है। टर्नर को आपने कहा मुझे 7 माइक्रोन की शाफ्ट बना दो, क्योंकि रेंज आपकी क्या है, 2 से 13 माइक्रोन की शाफ्ट आप बना सकते हैं ऑलरेडी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके टर्नर ने आपको शाफ्ट बना के दी, मान ले ये 40.002 है, 23456 23456 234, ऐसी एक आपको शाफ्ट बना दी जिसका साइज यहां से लेके यहां एंड तक है तो रेंज में, इस रेंज में, लेकिन यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है। तो ऐसी शाफ्ट को आप कहेंगे कि स्लेंड्रिसिटी सही नहीं है इसकी। ये जो फर्क आ रहा है, ये फर्क आपके शाफ्ट के ऊपर बेरिंग की सीट जब बनेगी, जब बैठेगा बेरिंग, तो उसका जो कांटेक्ट एरिया बनेगा, अगर वो 95% से कम है तो ये इंटरफेरेंस फिट नहीं कहलाएगा। ये आईएसओ कह रहा है, ये इंटरफेरेंस फिट नहीं कहलाएगा अगर 95% से कम है। ऐसे केस में जो कि हमने ये ऊपर एग्जांपल दी, इस केस में देखना यहां कांटेक्ट ज्यादा है, यहाँ कांटेक्ट ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो ये तो हमने कांटेक्ट रिड्यूस कर दिया। और जहां जहां कांटेक्ट कम है उस एरिया में एयर मौजूद रहेगी, एयर से ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगी और आपके शाफ्ट का मटेरियल क्रोडेड हो जाएगा। जब क्रोड हो जाएगा, क्रोजन आ जाएगी, तो वो फ्रेटिंग क्रोजन कहलाएगी। मैटिंग पार्ट्स के दरमियान माइक्रो मोमेंट से और गैप रह जाने से जो ऑक्सीडाइजेशन होती है उसको कहते हैं फ्रेटिंग क्रोजन। और ये फ्रेटिंग क्रोजन आपके बेरिंग को खोखला कर देगी और फुला देगी। जब ये बेरिंग फूलेगा तो इसके अंदर की इंटरनल क्लियरेंस रिड्यूस होगी, वहां से जहां जहां से इसकी फ्रेटिंग क्रोजन ज्यादा होगी। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी बेरिंग की और शाफ्ट की लाइफ खराब कर देगा, बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा। तो दूसरे नंबर पे अगर आपका फिट सही नहीं है और आपका फिट टाइट है, तो टाइट फिट होने की सूरत में आपकी जो टेम्परेचर है, ऑपरेशनल टेम्परेचर, वो ज्यादा रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो ऐसे केस में आपका बेरिंग आफ्टर माउंटिंग कपल ऑफ आवर्स के बाद ही प्री मेच्योर फेलियर की वजह से फेल हो जाएगा। और जब वो फेल हो जाएगा तो क्लीन क्रैक से फेल होगा, हेयर लाइन क्रैक। और अगर लूज होगा आपका ये टॉलरेंस, शाफ्ट और बेरिंग आपस में लूज है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी शाफ्ट के बेरिंग के आईडी के अंदर घूमने के, रोटेट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब वो रोटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो रोटेट होने की वजह से वियर स्टार्ट हो जाएगी, वियर के साथ साथ फ्रिक्शन होगी और हीट जनरेट होगी रिलेटिव मोशन से। तो जब मोशन, रिलेटिव मोशन से वियर स्टार्ट होगी तो वियर से मटेरियल चिप ऑफ होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, कोल्ड वेल्डिंग होने के चांसेस हैं और आपका बेरिंग जल्दी खराब हो जाएगा। सो लूज फिट और टाइट फिट दोनों सूरतों में प्रॉब्लम है, इसलिए ही एक रेंज दी है आपको, ये 40.002 और 40.013। क्या आप इस रेंज के अंदर शाफ्ट बनाएंगे? नंबर वन। नंबर टू, आप इस रेंज के अंदर जो भी साइज पिक करेंगे, अगर आपने ये पिक किया है 007, तो थ्रू आउट शाफ्ट पूरी की पूरी 007 होगी। ये नहीं हो सकता कहीं से 005 है और कहीं 06 है और कहीं 07 है। तो इसके लिए आपको अच्छी लेथ मशीन ग्राइंडिंग की टिप्स चाहिए, आपका टर्नर क्वालिफाइड हो
उसको पता हो कि कैसे आप उसने टूल शार्प करना है, कैसे उसने इसकी फिनिशिंग लेनी है। और टूल से ये नहीं होगा, आपको अगर पॉसिबिलिटी है तो अपनी वर्कशॉप में सीएनसी मशीन्स के ऊपर आप शिफ्ट हो जाएं, और फिर आप जो है इस सारे प्रोसेस में अपनी मशीन की हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। जी, कोई सवाल जी पूछना चाहें तो सर। बताएं। यस सर। जी सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम सर, खुरम साहब, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? वसलाम। आप जस्ट सर प्लीज। सर, हसान बात कर रहा हूँ फॉय सीमेंट से। अच्छा सर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन दें। नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हाउसिंग टॉलरेंसेस को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर पंचिंग करते हैं। तो क्या ये रिकमेंडेड ठीक है। प्रैक्टिस है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप प्लीज। पंचिंग जो है ना, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। पंचिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और हमें वक्ती तौर पर मशीन को चलाना होता है, और हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते मशीन बंद करना। तो हरगिज हरगिज ये अलाउड नहीं है। इसमें आपको कतन पता नहीं होता कि पंचिंग से जो मटेरियल चिप ऑफ होके हाउसिंग के अंदर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और उसकी वजह से जो इम्प्रेशन आएगा, इम्पैक्ट आएगा बेरिंग की आउटर रिंग के ऊपर, वो कितना ज्यादा उसकी इंटरनल क्लियरेंस को लॉस कर सकता है। सो पंचिंग से हमेशा मना किया गया है। पंचिंग करने की बजाय बेहतर ऑप्शन होता है कि उसकी पूरी सीट चेंज कर दे। आप पूरा एंड कवर, अगर मोटर है तो उसका एंड कवर नया लगाएं। कभी भी आप पंचिंग करके उसको चलाएंगे, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपके बेरिंग की लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी। और कई केसेस में हमने देखा है कि 10 15 20 25 दिनों में ही बेरिंग्स टूट गए हैं पंचिंग करने की वजह से। और कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि 3 3 साल चल जाते हैं बेरिंग। तो अब कौन जानता है कितनी देर बेरिंग चलेगा, क्योंकि ये तो आपके अ, तजर्बे या एक अंदाजे के मुताबिक है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको कभी भी आप प्रेफर ना करें पंचिंग को। और दूसरे नंबर पे आप इसकी जगह, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, नया कवर नहीं मंगा सकते, नई हाउसिंग नहीं खरीद सकते, तो आप पुरानी हाउसिंग के अंदर टूल लगा के मशीन के ऊपर उसमें स्लीव लगाएं। और उस स्लीव का साइज वो होना चाहिए जो बेरिंग के आउटर रिंग का एग्जैक्ट साइज टॉलरेंस के साथ हो। वो फिर भी बेहतर है, और वो ज्यादा लाइफ दे सकता है एज कंपेयर टू पंचिंग। तो पंचिंग को सर अवॉइड करना चाहिए हमेशा। सर। जी सर। क्वेश्चन मेरा ये भी है कि नॉर्मली जब हम बेरिंग को शाफ्ट से रिमूव करते हैं रिप्लेसमेंट की एक्टिविटी के दौरान, तो हमारी शाफ्ट की सरफेस कुछ ऑक्सीडाइज हुई हुई है और कुछ रस्टिंग होती है। तो उसको नॉर्मली मैंने देखा है, कल्चर ये होता है कि एमरी पेपर से उसको जो है ना वो रब करके रिमूव कर रहे होते हैं। तो इस केस में ऑब्वियसली शाफ्ट के साइजेस भी डिस्टर्ब होते होंगे, टॉलरेंसेस भी डिस्टर्ब होती होंगी। तो इसमें उस ऑक्सीडेशन को या रस्टिंग को रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताइएगा, वो क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट तो ये है कि आप उस शाफ्ट का साइज चेक करें। अगर वो साइज कम है तो रीडू करें। नॉर्मली आप स्प्रे वेल्डिंग से, नॉर्मल वेल्डिंग से आप उसका साइज बढ़ा के फिर उस पर टूल लगा के उसका साइज आप इक्वल करते हैं। ये सबसे बेस्ट है, वरना आप पूरी की पूरी शाफ्ट चेंज करें, ये उससे भी बेहतर है। लेकिन जो एमरी पेपर है वो लगाने की कोई लॉजिक नजर नहीं आती, क्योंकि जो आप जंग मिटाने के लिए एमरी पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जंग के साथ साथ मटेरियल भी उसको रिमूव हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। और जिस जिस जगह पे आपके हाथ की पकड़ ज्यादा होगी वहां ज्यादा रिमूव होगा, और जहां कम होगी वहां कम होगा। तो आपने एक्चुअली तो उसकी सिलेंड्रिसिटी को खुद खराब कर दिया। तो सिलेंड्रिसिटी को तो हमने बचाना है एक्चुअली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एमरी पेपर वाली टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी कंपनी में, अपनी टीम में डिस्करेज करें। उसको टर्नर के हवाले करें, टर्नर उसको चेक करे, चेक करने के बाद डिसाइड करे कि ये सेम शाफ्ट के अंदर मार्जिन है कि मैं इसके ऊपर खुद से टूल लगा के इसका जंग उतारते हुए इसको सिलेंड्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए एक साइज मेंटेन कर दूं जो रेंज के अंदर हो। और अगर रेंज से बाहर जा रहा है, साइज नीचे जा रहा है, तो फिर आपको ऑब्वियसली उसके लिए जो है वो आपको शाफ्ट रीडू करनी पड़ेगी। आपको उस पे टूल लगाने से पहले वेल्डिंग करके उसका साइज बिल्ड करना पड़ेगा।